हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पिछले वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को यहाँ पर शानदार तरीके से स्टार्ट करवा दिया था। अब आज देखने वाले हैं हम लोग राजस्थान का जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा था, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। सबसे पहले किसने जो है राजस्थान का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार से किया था, याद होगा ना आप। सबसे पहले वैसे ही कर दिया था, फिर एक आया था, फिर राम आया था और फिर हरि आए थे फाइनली। तो जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, भौतिक प्रदेश अपने आप में ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भौतिक प्रदेश के अंदर यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। शानदार तरीके से देखने वाले हैं। जितनी भी आपको यहाँ पर जो है जितने प्रकार के क्या बोलते हैं दोहरे हैं, उनके नाम ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा। कौन कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िले यहाँ पर हैं, राजस्थान के अंदर थार का जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जानते हैं, कहाँ पर क्या नाम, सारा कुछ ट्रिक से होने वाला है। इसके बाद में अरावली को पढ़ने वाले हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई कितनी क्या लंबाई है, किस पहाड़ की, सब कुछ शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। देखो, सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक हमने विभागों का वर्गीकरण किया था या भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने बांटा था, वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। सबसे पहला कौन था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। उसके बाद में अरावली था, फिर पूर्वी का मैदान था और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था। ये 4 हिस्सों में हमने बांटा था। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो था वो किसका था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ब्रह्मास्त्र बैच नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे के सारे वीडियो कंटिन्यू में डाल दूंगा। इजी वे में पहला वीडियो शुरू करोगे, आप लास्ट तक जाओगे, पूरी की पूरी ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सब कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको इजी वे में मिल जाएगा। वहां पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसके अंदर उसको 2 हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से 2 हिस्से थे? एक रेतीला शुष्क मरुस्थल और दूसरा क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। 2 हिस्सों में बांटा गया है इसको। अब ये जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है ना, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। यानी ये जो रेगिस्तान है इसके अंदर भी अपने 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर बालू का स्तूप है और दूसरा हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर ये मिट्टी के जो टिल्ले हैं वो नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको इस मैप में। देखो आप, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका पूरा का पूरा मरुस्थल है। सीधा सीधा बोला जाए तो थार का मरुस्थल यही है, लेकिन इसी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। वो 2 हिस्से कौन कौन से थे? देखो, ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल मैंने बताया था। ये हिस्सा कौन सा था? ये रेतीला शुष्क प्रदेश है। और ये कौन सा था? ये अर्ध शुष्क है। अब आगे और बढ़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके अंदर भी 2 हिस्से थे। कौन कौन से? एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक यहां पर बालू का स्तूप है। यानी ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, यहां पर बालू का स्तूप नहीं है। यहां पर क्या है? कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, रेगड़ मिट्टी है। ठीक है, वो हिस्सा जो है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। यहां पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। वापस चलते हैं अपन, देखते हैं। देखो, बालू का स्तूप युक्त हो गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। ठीक है, अब कौन सा? अब जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसको 4 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन। मैप के अंदर मैं दिखाता हूं, देखना जरा। मैंने क्या कहा? ये वाला जो हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये जो अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है इसको इस प्रकार से जो है 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये घग्गर का मैदान है, ये शेखावाटी प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसकी? ये यहाँ पर जो है ये नागौरी उच्च भूमि का प्रदेश, यहाँ पर इतना सा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या बात करते हैं? ये लूणी का जो क्षेत्र है वो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, सब कुछ अपने को पता है, लेकिन एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं वापस। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में अरावली का तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अरावली वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा अरावली का है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर इसको देखो, इसके अंदर बहुत सारी पर्वत की चोटियां हैं। 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला उत्तरी, ये दक्षिणी और ये मध्य अरावली। बहुत सारी चोटियां हैं, उनकी हाइट याद करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मैं करवाऊंगा आपको शानदार ट्रिक से याद, मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोगों ने तो यही वीडियो मेरे हिसाब से देखा होगा, पहले मैंने वीडियो बनाए हैं तो उन्हीं वीडियो की वजह से सब्सक्राइब किया होगा। अब देखो, पूर्वी का जो मैदानी प्रदेश है उसके अंदर बाणगंगा, चंबल, बनास और माही, ये 4 हैं। बढ़ते हैं मैप की तरफ। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसके अंदर कौन कौन से थे? एक तो बाणगंगा था, एक बनास
बनास था, एक माही था, एक चंबल था। ये 4 हिस्से थे इसके अंदर, बाणगंगा, चंबल, बनास और माही। इसके बाद में ये जो पठारी प्रदेश है इसके अंदर विंध्यन, खगार भूमि और दक्कन का पठार, ये 2 हिस्से किसके अंदर हैं? ये इस पठारी प्रदेश हाड़ौती का जो पठार है उसके 2 हिस्से हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश या अपना जो थार का मरुस्थल है उसी को देखने वाले हैं, किस प्रकार की वनस्पतियाँ इसके अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अपन इधर। देखो वीडियो यदि आपने पहले देखा होगा ना, पुराने वाला जहां पर मैंने राजस्थान का जीके प्रारंभ किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राजस्थान 2 चीजों से बना हुआ है, एक तो गोंडवाना लैंड से और दूसरा तेथिस सागर से। तो ये जो थार का मरुस्थल है ना, ये तेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये है तेथिस सागर, या तेथिस सागर से ये बना है, तेथिस सागर से बना है। अब तेथिस सागर की यदि बात की जाए तो इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई न कोई सागर था, समुद्र था यहाँ पर। अब उसका क्या विश्वास किया जाए कि यहाँ पर समुद्र था? कौन से ऐसे अपने को चीज़ें मिली है या कौन से सबूत मिले हैं जिसके बाद में ये विश्वास माना गया है कि हाँ भाई ये तेथिस सागर का अवशेष ही था? कौन क्या था? थार का मरुस्थल जो था वो तेथिस सागर का। 3 चीज़ें मिली है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा क्या है? पहले तो यहाँ पर मिली है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें जो है वो यहाँ पर मिली है। इससे पता लग जाता है क्या कि ये तेथिस सागर का ही अवशेष है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं यदि बात करूं तो वो क्या मिला है यहाँ पर मिली है टर्शियर कालीन अवसादी चट्टानें। ठीक है, यहाँ पर मिली है क्या? टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें मिली है। ये सबूत हो गया। तीसरा सबूत क्या मिला है ना? तीसरा सबूत अपने को मिला है जैसलमेर का जो कुलदरा गांव है ना, कुलदरा गांव, वहां पर क्या मिला है? वहां पर मिली है व्हेल मछली के अवशेष। व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं वहां पर। ये 3 चीजें मिली है जिससे क्या कन्फर्म हुआ है कि ये क्या है भाई? ये तेथिस सागर का ही अवशेष अपना जो है रहा है राजस्थान। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो इसका यदि अपन क्या बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो ये राजस्थान जो है अपना रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? भगवान श्री राम ने जब समुद्र को जब वो पार करने वाले थे तो उन्होंने धनुष को चढ़ा लिया था परतंचा के ऊपर। उसके बाद में समुद्र देवता वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको रास्ता देता हूँ। उन्होंने तो रास्ता दिया था, लेकिन जब एक बार जो बाण है वो धनुष पे चढ़ जाए तो वो उतारा नहीं जाता वापस, उसको कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है। तो मान्यता ये है कि भगवान श्री राम ने जो तीर छोड़ा था वो फिर दूसरी तरफ मुँह करके छोड़ा गया, और वो मुँह इधर राजस्थान की तरफ ही था। उसकी वजह से क्या हुआ था? ये समुद्र यहाँ से सूख गया था और फिर क्या हुआ? फिर अपना जो थार का रेगिस्तान बना था। अब ये कितना सच्चाई है या कितनी मान्यता है, कितना विश्वास है, वो आप लोगों पे मैं छोड़ देता हूँ। बाकी इसको जो है अपने राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है इसको रामायण से भी जोड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या? देखो तेथिस सागर हो गया ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पर राजस्थान का ये जो थार का मरुस्थल है इसको अलग अलग नाम दिए। कौन कौन वो लोग थे जरा देखें आप। सबसे पहले हेनसांग आया था। उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया था? उन्होंने दिया था राजस्थान को गुजरात्रा प्रदेश। गुजरात्रा प्रदेश जो है वो इसी को नाम दिया था। किसने दिया था? हेनसांग ने दिया था। चीनी यात्री था ये। इन्होंने क्या कहा था? थार के मरुस्थल को कहा था गुजरात्रा प्रदेश। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का तो नाम है, पाकिस्तान को काम भी खतरनाक है तो नाम भी खतरनाक है। पाकिस्तान वाले इसको क्या कहते थे? पाकिस्तान वाले इसको कहते थे चोलिस्तान। चोलिस्तान, ठीक है। या फिर एक और क्या है? चेलिस्तान। चेलिस्तान भी इसी का नाम जो है पाकिस्तान के अंतर्गत लिया जाता है। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं क्या? तुर्किस्तान। तुर्किस्तान के अंदर इसको क्या कहा? कोडर्म कहा जाता है। कोडर्म इसको कहा जाता है। लीबिया और मिस्र के अंदर भी अपने जो थार का मरुस्थल है इसका कुछ नाम है, और वो नाम क्या है? सिटीर नाम है इसका। सिटीर नाम है इसका। थार के मरुस्थल, अपना थार का मरुस्थल पूरे के पूरे विश्व में फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। धनी मरुस्थल, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, क्या बोलते हैं इसको? सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? यही है, थार का मरुस्थल है। इसके अलावा सबसे युवा मरुस्थल भी है। ज़्यादा पुराना नहीं है, एकदम जवान आदमी है, अभी अभी ये हुआ है थार का मरुस्थल। सबसे युवा, कितना युवा है?
सबसे युवा, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 7,000 साल पहले तो था ही नहीं यहाँ पे, मतलब 7,000 साल पहले। अब ये मत सोचना कि 7,000 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं सर, किसी मरुस्थल के लिए 7,000 साल ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं। अब और इसकी खासियत क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो क्या रहते हैं, आदमी रहते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, जितने भी विश्व के अंदर मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, अपना राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर रहती है, क्या है, बढ़ते हैं आगे, और यहां पर क्या रहती है, सर्वाधिक, अब सर्वाधिक जनसंख्या, यहां पर थोड़ी सी राइटिंग जो है, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। युवा मरुस्थल तो ये हो ही गया है। अब बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा यहां पर जैव विविधताएं पाई जाती है, क्या, जैव विविधताएं सबसे ज्यादा यहां पर जो है पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या है, थार का मरुस्थल जो है क्षेत्रफल में विश्व का, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान, ये 17 तो मैं कम से कम सही लिखूं, 17वां स्थान जो है इसी का है, ठीक है दोस्तों। खासियत और बहुत सारी है, सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर जैव विविधताएं भी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या है, धनी, सबसे यहाँ पर लिख दिया क्या, सबसे धनी, और सबसे धनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, राजस्थान के अंदर जो थार अपना मरुस्थल है उसकी सबसे ज़्यादा विशेषताएं जो है वो यहीं पर है। अब और बात करते हैं अपन, क्या करते हैं, देखो राजस्थान के अंदर जो भयंकर वाली चलती है, क्या, लू चलती है। राजस्थान के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है, जो कि अब चलने वाली है, उनको क्या कहते हैं, गर्म हवाओं को कहते हैं लू। गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, यहाँ पर लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और न जाने कितनी बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों पूछते हैं इसको, इतना इजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो क्वेश्चन पेपर बनने का जो पैटर्न होता है ना, उसके अंदर 10-15% बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं और 10-15% बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो कि बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर इनको इजी वे में डाल देते हैं ताकि मैक्सिमम लोग कर पाएँ। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं तो बड़ा मुश्किल है, फिर वो लगता है कि वो आउट ऑफ स्टेट का ही है, या तो कोई यूपी का है, या एमपी का है, या कोई बिहार का है, उसको नहीं पता होगा कि लू किसको कहते हैं। तो वैसे भी उनकी छटनी करने के उद्देश्य से भी डाल देते हैं। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, वो किधर फैला हुआ है, देखो ये यहाँ पर आप भारत की दृष्टि से देखोगे तो ये है, लेकिन ये भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट में है, इधर देखो आप, ये इधर पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, इधर राजस्थान में तो है ही है, और इधर गुजरात के अंदर भी है, इधर पाकिस्तान के अंदर भी है। तो यानी 2 देशों के अंदर फैला हुआ है ये। अपने देश की यदि बात की जाए तो 4 स्टेट के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या, मतलब दिखने में इतना शानदार और इतना आकर्षित करने वाला है ना, कि जो उल्का पिंड है ना, उनका भी फेवरेट जगह यही है। देखना क्या बात मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अंतरिक्ष के अंदर जो पत्थर आते हैं ना, क्या, अंतरिक्ष के जो मेहमान है ना, अंतरिक्ष के मेहमान, अंतरिक्ष मेहमानों की क्या है, मेहमानों की पसंदीदा जगह है ये। अब अंतरिक्ष के अंदर कोई एलियन तो है नहीं, अभी है तो भी अपने को नहीं पता है, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर जो उल्का पिंड है ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर गिरे हैं अपने। क्या कारण है उसका पता नहीं है, लेकिन क्या 1 दशक के अंदर 9 बार उल्का पिंड गिरे हैं, जिसमें देखो आप ये किधर किधर गिरे हैं, जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालोर, 6-7 के तो है मेरे पास में। बाकी आप लोग यदि सर्च करोगे ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरिक्ष मेहमानों की क्या है, ये पसंदीदा जगह है यहाँ पर। कितना, देखो 1 दशक में कितनी बार, 9 बार उल्कापिंड जो है वो राजस्थान में गिरे हैं।
अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं। देखो राजस्थान का जो अभी जीके चेंज हुआ है, जिले चेंज होने की वजह से उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अपने को। कैसे, जरा देखना आप, अभी आपको पता लग जाएगा। पहले राजस्थान का जो मरुस्थल था वो 12 जिलों के अंदर फैला हुआ था। वो 12 जिले कौन कौन से थे, वो यही 12 जिले थे। अब यहाँ पर अपने को यदि राजस्थान का मैप पता है और अपने को पता है कि नए जिले कौन कौन से बने हैं, तो अपन लोग इजी वे में जीके चेंज होने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। पहले कौन कौन से थे, देखो पहले ये था श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर और इधर बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया। कितने हो गए देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। ये 12 जिले थे। अब क्या क्या चेंज हुआ है वो चेंज देख लेते हैं। बाकी पुराने वाला तो जीके सेम ही है। जो चेंज हुआ है वो देखो आप, एक यहाँ पर फलोदी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अब एक जिला अपने को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या देख लेंगे, बालोतरा को देख लेंगे, वो भी इसके अंदर ये ऐड हो गया है। और क्या है, और कुचामन के इधर ये जो है नागौर जो है, इसके कुचामन और डीडवाना एक टुकड़ा ये हो गया है। ठीक है, बात करते हैं तो अजमेर से जो अलग हुआ है ना ब्यावर, वो भी ब्यावर का कुछ हिस्सा जो है वो भी इसके अंतर्गत ही शामिल है। 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कितने जिले, 16 जिले आते हैं। 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसके अंदर रहता ही है। क्यों, अब मान लो कि ये ब्यावर पहले अजमेर का हिस्सा था, तो पहले तो नहीं आता था, थोड़ा सा था, तो इसको नहीं शामिल किया गया। अब शामिल करेंगे या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। तो ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा फिक्स नहीं है। बाकी आपको याद कितने रखने हैं, 16 जिले रखने हैं। कौन कौन से हैं, राजस्थान का मैप यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नोट्स बना के कॉपी को मोटा करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या, देखो राजस्थान के अंदर अपन, राजस्थान जो है थार का जो मरुस्थल है, इसको जोधपुर जिला जो है ना यहाँ पर, जोधपुर, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है, जोधपुर को क्या कहते हैं, मरुस्थल का केंद्र भी कहते हैं। यहां पर इसको मरुस्थल का केंद्र भी इसी को कहा जाता है, मरुस्थल का केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, क्या एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जब बात प्रवेश द्वार की हो रही है ना, तो मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहते हैं, मरुस्थल का सिंह द्वार, फिर इधर आ गया भाई, इस वाले एरिया को सिंह द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहते हैं, मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहते हैं, ये शेखावाटी को कहते हैं। ठीक है, कितने जिलों या कितने राज्यों के अंदर फैला है, देखो लिख लो आप, यहां पर 2 देशों के अंदर लिखवाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्या, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर लगातार फैले ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ ना, तो क्षेत्रफल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या है, लगभग 62% है, या क्षेत्रफल जो है वो इसका कितना है, क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्या है 61.11%, जो कि लगातार बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। अब बढ़ भी किधर रहा है, देखो ये जो यदि आप देखोगे ना इस मैप के अंदर, तो राजस्थान का मरुस्थल यहाँ पर तो है, अब बढ़ने की गुंजाइश किधर है, ये इस तरफ ही है। तो राजस्थान का जो प्रसार जो मरुस्थल का हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, वो इधर दक्षिण पूर्वी तरफ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ। रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं इसको। रेंगती हुई किसको कहते हैं, मृत्यु, जो मरुस्थल का जो प्रसार होता है उसी को क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु। यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ और लिख देता हूँ, रेंगती हुई मृत्यु। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब रेंगती हुई मृत्यु के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, लिख दिया ना, रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ना उसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये किधर से किधर बढ़ रहा है, वो इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश यूपी की तरफ इसका प्रसार हो रहा है लगातार, और ये बढ़ता ही जाएगा। हालांकि अरावली पर्वतमाला जो है ये इसको रोकने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, ये नहीं होती तो अब तक तो पूरा का पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन गया होता। लेकिन अरावली पर्वतमाला रोकने की प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अरावली के बीच में भी जो है बहुत सारी जगह खाली रह जाती है, तो वहाँ से मरुस्थल का प्रसार होना तो निश्चित है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्या, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, ये क्षेत्रफल वाला आप लोगों को पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या,
राजस्थान में थार का विस्तार जो है ना, भारत में थार के विस्तार का, यानी भारत के अंदर जितना भी रेगिस्तान है, भारत का 94% या 93.54% कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। भारत का 93.54% या फिर लगभग 94% जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ही है पूरे के पूरे इसका, राजस्थान का। अब बढ़ते हैं अपन आगे और इसकी लंबाई और चौड़ाई देखो आप। देखो ये तो पूरा का पूरा राजस्थान है, इसकी तो मैंने ट्रिक बता दी आपको। अब बात करते हैं कि इसकी थार के मरुस्थल की। तो थार का मरुस्थल इतने हिस्से के अंदर है, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई होती होगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई जो है वो है 640 किलोमीटर। ठीक है, किधर से किधर तक है? ये इधर से लेकर के यहाँ से लेकर के और लगभग जो है ये यहाँ तक है। ये कितनी है? 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि मैं बात करूँ किसकी, बात करता हूँ मैं किसकी दोस्तों, चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी है इसकी है 300 किलोमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। तो ये था इसका लंबाई का और चौड़ाई का पैमाना। इसके अलावा एक चीज़ और भी आती है। देखो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स भी, जो कि मैं अभी आपको याद भी करवा दूंगा। पहले वाले राजस्थान के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो मैंने आपको याद करवाई दिए, बिल्कुल ईजी वे में है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और किधर चलते हैं। यदि बात करते हैं किसकी, ये सारे के सारे ज़िले यहाँ पर हो गए हैं, रेंगती हुई मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है पूरा का पूरा। यदि इसका क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर यदि देखा जाए इसका, तो क्षेत्रफल टोटल का जो है 2/3 भाग कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। और कितना है? 1,75,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंतर्गत इसी का आता है। 2/3 भाग जो है वो राजस्थान के अंतर्गत ही इसी का आता है। 12 जिलों के अंदर इसका प्रसार था, जो कि अभी जो है बढ़कर के ज़्यादा हो गया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितने जिले हैं, 16 जिले हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितने संभाग हैं या कौन कौन से संभागों के अंदर राजस्थान का जो मरुस्थल है वो फैला है, तो देखो एक तो इधर आ जाएगा जोधपुर का संभाग। दूसरा ये इधर कौन सा संभाग आ गया? ये आ गया बीकानेर संभाग। इसके अलावा बात करते हैं तो झुंझुनू और सीकर की बात हो रही है, इसका मतलब ये राजस्थान वाला जयपुर का संभाग भी आ गया है। ये यदि बात करते हैं किसकी, पाली की बात करते हैं और ब्यावर का कुछ हिस्से की बात करते हैं तो अजमेर संभाग भी आ गया है। तो 16 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। और संभाग कितने हैं दोस्तों? संभागों की यदि मैं बात करता हूँ तो संभाग कितने हैं? संभाग हैं 4 संभागों के अंदर ये फैला हुआ है। 4 संभागों के अंदर ये फैला गया है। अब देखो, अब कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए जरा, देखो आपको मैंने राजस्थान के बारे में बताया था, ताई 03, एक ताई के 3 भाई। तो राजस्थान यहाँ से फैल रहा है लेकिन मरुस्थल यहाँ से फैल रहा है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। मज़ेदार बात यह है कि ये राजस्थान का ये वाला कोऑर्डिनेट्स राजस्थान का खुद का भी यही है और मरुस्थल का भी यही है। तो यहाँ से ये याद करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जो राजस्थान का था वो यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर कितना था? यहाँ पर था 69 और यह यहाँ पर था दूसरे कलर में 69 डिग्री और 30 मिनट था यहाँ पर। ठीक है, ये था। तो राजस्थान का भी यही है तो मरुस्थल का भी यही था। अब यदि बात करते हैं यहाँ पर ऊपर वाला इसका, इस कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करता हूँ तो ये 30 डिग्री और 12 मिनट का ये था, तो मरुस्थल का भी यही होने वाला है। ठीक है, तो मरुस्थल का भी यही होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर नई चीज़ क्या जुड़ी है, ये वाली जुड़ी है। इस कोऑर्डिनेट या फिर इसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, इसको ये है, ये यहाँ पर 23 है, ये 24 है और ये क्या है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। अब बात करते हैं एक और, यदि कौन सा, इस साइड वाले ये कौन से थे, ये तो 78 है। इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो देखो मरुस्थल जो है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट के क्या होंगे, यहाँ पर जो है 75 डिग्री और 45 मिनट ये वाला।
और ये यहाँ पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरों के हिसाब से यदि कोई पूछ ले तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 75 डिग्री 45 मिनट के बीच में राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। तो ये 4 चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ये तो राजस्थान वाला वक्त वही है जो पहले हमने राजस्थान के लिए याद किया था। वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र बैच नाम से मैं बना दूंगा अभी। और ये जो है ये भी राजस्थान का वही है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो ये 25 डिग्री है, बिल्कुल ईजी सा ही है। ये 75 और ये 45 है, तो ये भी बिल्कुल ईजी सा ही है। याद कर लेना, आप लोग हो जाएंगे। थोड़ा सा ये यहाँ पर क्या है 78 डिग्री था, 17 मिनट था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। देखो नया पेज ले लेते हैं अपन यहाँ पर। इसके अंदर जो है राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं क्या, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की यदि मैं जलवायु की मैं बात करता हूँ तो वो कैसी है। वो एक तो शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार के, 2 हिस्सों में बांटा था ना हमने। पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसको 2 हिस्सों में, जलवायु कैसी हो जाएगी शुष्क और अर्ध शुष्क। अब बढ़ते हैं अपन आगे और वर्षा जो है ना, वर्षा वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है वो वर्षा हो जाएगी। बात करते हैं किसकी, मिट्टी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मिट्टी कैसी हो जाएगी दोस्तों, मिट्टी हो जाएगी यहाँ पर रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। बालू मिट्टी को नहीं होगी, बालू मिट्टी वो, ठीक है। अब इसके अलावा और अपन आगे चलते हैं क्या, फसल कौन सी है यहाँ पर, बाजरा है, मोठ है, बाजरा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मोठ है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा गंवार है। बाजरा, मोठ, गंवार यही होते हैं जो कि बिना पानी के हो जाते हैं या कम पानी में होते हैं। 1-2 बरसात यदि हो जाती है राम भरोसे तो ये हो जाते हैं अच्छे खासे, अदरवाइज नहीं होते हैं, ठीक है। या इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है, इस जीवे में ये हो जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत तो वही होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे और यहाँ पर वनस्पति की मैं बात करता हूँ कि वनस्पति कैसी होती है दोस्तों। वनस्पति होती है मरुद्भिद, मरुद्भिद या जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट जिसको बोला जाता है वो है जीरोफाइट, ठीक है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पर, वृक्ष कौन कौन से हैं। अब देख लो आपके आसपास में, आप राजस्थान से हो, पश्चिमी राजस्थान से हो, आपके आसपास में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। खेजड़ा दिखाई दे जाएगा, ठीक है, रोहिड़ा दिखाई दे जाएगा, कैर दिखाई दे जाएगा। लिख लो आप इनको, ये क्या है, ये हो जाएगा एक तो क्या रोहिड़ा हो गया, बबूल हो गया, केर हो गया, बेर हो गया, खेजड़ी हो गया, फोग हो गया, फोगलिया, फोग जिसको बोलते हैं फोग हो गया, थोर हो गया, नागफणी हो गया, नागफणी कैक्टस जिसको बोला जाता है नागफणी। बिना पानी वाले जितने भी है ना वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। नागफणी हो गया, खजूर हो गया, ठीक है, आक हो गया, आरना हो गया, ठीक है, पिल्लू हो गया, जाल पिल्लू खाने के होते हैं, पिल्लू, पिल्लू हो गया, ये है, ठीक है। ये इतने सारे हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर जलवायु हो गया, ये यहाँ पर वर्षा हो गई, मिट्टी हो गया, फसल हो गई, वनस्पति हो गया, वृक्ष हो गया। अब और तो क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब नदियों की बात करते हैं। ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज अपने को भी है ही, इतना थोड़ी है राजस्थान का जीके नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस एरिया के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। एक तो लूणी नदी इधर बहती है, एक घग्गर नदी इधर बहती है। लिख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लूणी नदी वाला आया हुआ है। यहाँ पर जो है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, प्रमुख नदियां जो है, प्रमुख नदी जो है वो घग्गर है व लूणी है, घग्गर और लूणी है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है, वापस भी आ सकता है। प्रमुख नदी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी नदी है इन दोनों में, लूणी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूणी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
लूणी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लूणी जो है ना वो राजस्थान की ढलान बता देती है, या राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है उसकी ढाल बता देती है कि किस तरफ इसकी ढलान है। ढलान का मतलब ये होता है कि भाई आपने ये वाला है आपके पास में, आपने यहाँ पर पानी डाला है तो वो बह करके इधर जाएगा, इसका मतलब ढलान इसकी इधर है। लूणी नदी क्या है वो आपको बताएगी कि राजस्थान की ढलान किधर है। आप राजस्थान के मैप को जरा ध्यान से देखोगे ना, कुछ इस प्रकार का है। लूणी नदी किधर बहती है? लूणी नदी इधर बहती है। तो इसका मतलब राजस्थान की ढलान जो है वो किधर से किधर है? वो एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ मान सकते हैं अपन, दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ मान सकते हैं। अगर इन सबको देखा जाए ना, दोनों को मिला करके देखा जाए तो क्या है, ये है उत्तर पूर्व से लेकर के वो जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ राजस्थान की ढलान है, या फिर ईशान दिशा से नैऋत्य दिशा की तरफ है। ये भी आप लोगों को मैंने याद करवा दिया था, ठीक है। ये क्या करती है, राजस्थान की ढलान, राजस्थान की ढलान भी लिख लो यहाँ पर, राजस्थान की या मरुस्थल की, थार के मरुस्थल की ढलान जो है, मरुस्थल की ढलान, ढलान किधर है? राइटिंग देख लेना आप लोग थोड़ा सा। तीन चीज़ें हैं, तीनों की तीनों लिख दो आप। क्या है? एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ, तीसरा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, चौथा ईशान से नैऋत्य दिशा की तरफ। ये है, इजी सा है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक चीज़ पकड़ो आप, उसी के आसपास में सारी चीज़ें घूमती रहती है। अच्छा, प्रमुख नदी यहाँ पर हो गई है, प्रमुख नदी हो गई है, राजस्थान के मरुस्थल की जो है ढलान भी हो गई है। तो प्रमुख नहर कौन सी है? यहाँ पर आगे वाले पेज में चलते हैं अपन। प्रमुख नहर कौन सी है दोस्तों? प्रमुख नहर जो है, प्रमुख नहर है क्या? इंदिरा गांधी, या सबसे लंबी नहर मान लो, या प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा बांध की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बांध क्या है? सबसे बड़ा बांध जो है वो क्या है? जवाई बांध है, जवाई बांध है। और जवाई बांध को क्या कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं भाई साहब मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसी को कहा जाता है। राइटिंग को मैं सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना, राइटिंग इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये पेन टेब है, सॉरी टेबलेट है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो कई बार जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या बांध हो गया, मारवाड़ का हो गया। अब इसके अलावा प्रमुख उद्यान, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो क्या है? प्रमुख उद्यान की मैं बात करता हूँ। राजस्थान के इस नक्शे को दिमाग में रखना, मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो मैं केवल और केवल किस हिस्से की? मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर चूरू भी आता है, जैसलमेर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, उस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रमुख उद्यान कौन कौन से हैं? दो है। एक कौन सा है? एक दोस्तों चूरू के अंदर है। चूरू के अंदर कौन सा है दोस्तों? चूरू के अंदर जो है वो है ताल छापर, ठीक है। एक तो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताल छापर, और दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं? जो वो है मरु उद्यान। मरु उद्यान क्या है? क्षेत्रफल में बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख उद्यानों में भी जो यदि बड़े की बात की जाए तो क्या होगा? मरु उद्यान ही होगा। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है जोधपुर के अंदर, फैला हुआ है बाड़मेर के अंदर, फैला हुआ है बालोतरा के अंदर भी फैला हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये वाला है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसी क्षेत्रफल की यदि सबसे बड़े जिले की मैं बात करता हूँ। किसकी? देखो बार बार उस मैप को नहीं ले सकता, लेकिन आप दिमाग में लेके चलना, इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जिला जो है ना वो क्या है? वो है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, लोग बहुत कम रहते हैं, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लोग दूर दूर रहते हैं। तो यदि मैं बात करूं क्या सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाले यदि मैं बात करता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी जैसलमेर ही है, ठीक है।
सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ताप का जो अंतर है ना वो भी यहीं पर है सबसे ज़्यादा। इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। तापांतर की यदि मैं बात करता हूँ ना, ताप का जो अंतर है वो भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है। कितना है ज़रा देखना। तापांतर की यदि मैं बात करता हूँ, तापांतर की यदि मैं बात करता हूँ तो जब अधिक होता है ना तो भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। कितना जाता है 49 डिग्री सेल्सियस। और जब न्यूनतम होता है ना तो भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। न्यूनतम की यदि मैं बात करता हूँ ना तो ये -3 डिग्री में चला जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर यहीं पर है। सर्वाधिक यदि तापांतर की यदि मैं बात करता हूँ, दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश। दैनिक तापांतर का मतलब समझ रहे हो ना आप, यानी दिन के अंदर जो तापमान होगा वो ये होगा 49 डिग्री सेल्सियस, और रात में जब ठंड पड़ेगी ना तो जाएगा माइनस के अंदर 3 डिग्री। तो दैनिक तापांतर क्या है, सर्वाधिक यहीं पर है। इतना नहीं जाएगा, हालांकि -3 नहीं जाएगा, लेकिन दिन के अंदर, ये तो मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, यानी सर्दियों के अंदर सबसे कम टेम्परेचर जाता है -3 और अधिक जाता है 49 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का। ठीक है, दैनिक तापांतर यानी रात के अंदर जब दिन में जब टेम्परेचर जाएगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, और रात में जब ठंड होगी ना तो पूरे के पूरे राजस्थान में जितनी ठंड होती है उससे कहीं ज़्यादा ठंड यहाँ पर होगी। यानी दिन का जो ताप का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होने वाला है। ये न्यूनतम तापमान है, ये अधिकतम तापमान वहाँ पर जाता है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, 1 महीने बाद, 1 महीने तो छोड़ो, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आ ही रही है। राजस्थान के अंदर आपको जो अपने फौजी भाई बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं ना, वो आराम से आपको पापड़ सेक करके वीडियो बना के भेजेंगे अपने पास में। न्यूज़पेपर के ऊपर भी आता है, अपन लोग देखते हैं। तो तापमान जो है वो यहाँ पर जाता है 49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या है, अब ये जो है धात्विक, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी, यानी अरावली की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अरावली की वजह से ये फैलता भी नहीं है, तो फायदा भी है अपने को, नुकसान भी है। मान लो यहाँ पर जबरदस्त तरीके की बरसात होती तो यहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियाँ उगती और ये मरुस्थल अपने आप ही कम हो जाता, लेकिन अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान बढ़ भी सकता था। तो दोनों की दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी यही है। तो ये है आज का टॉपिक दोस्तों। कैसा लगा है आपको? अंतरिक्ष मेहमान सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। आप लोगों ने ये आज तक कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर देखा भी नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है यहाँ पर, देखो कितने सारे, 1 दशक के अंदर 9 बार यहाँ पर अपने पास में आए हैं। ठीक है, अब ये वाला पूरा का पूरा जो है अपना राजस्थान का भौतिक विभाग हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यहाँ पर रेतीला शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया है, बालू का स्तूप युक्त है। अभी तो कई प्रकार के जो है वो बालू का स्तूप भी आएंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं उनकी ट्रिक लेकर के आऊँगा। जिले सहित मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें याद करवाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि वो 10-20 मिनट का टॉपिक है, तो इस वे में जल्दी से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से वो सारे के सारे याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगा।